अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ जो हमारी ख़वातीन और मर्द सहाफ़ी हैं, जो कि सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, उनको हम इंटरव्यू करेंगे। इन इंटरव्यूज़ में जहाँ पे हम उनकी ज़ाती जो जो एक एफ़र्ट है सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता, उस पे बात करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ पर भी बात करेंगे जो कि सियासत की खबरों में कहीं गुम हो जाती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह की जो खबरें होती हैं, या तो वो सिन्फ से जुड़ी हुई होती हैं या सिन्फी बुनियादों पर जो तशद्दुद किया जाता है, ख़ास करके ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स पर, वो खबरें भी कहीं इन खबरों में गुम हो जाती हैं। हालाँकि इन खबरों के पीछे एक बहुत ही बड़ी एफ़र्ट होती है, जिसको ना सिर्फ़ एप्रिशिएट करना, बल्कि उसको रिकॉग्नाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सहाफ़ी के लिए उसकी मेहनत का जो सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है ना, अवार्ड होता है, वो उसकी रिकॉग्निशन होती है। आज भी जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी एक बहुत ही साथी जो मेरी मैं उसको बहुत वो समझती हूँ कि कॉम्पिटिशन के हवाले से और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है नाहिद जहांगीर, और मैं नाहिद जहांगीर को पहले तो थैंक यू बोलूँगी, और मैं चाहूँगी कि अगर वो अपना कैमरा ऑन कर लें और अपना तारुफ़ खुद करवाएँ। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? आपने तो बहुत तारीफ़ की मेरी, थैंक यू सो मच। ये आपकी नज़र है और सोच है, आप खुद अच्छी हैं इसी वज़ह से आपने मेरी इतनी तारीफ़ की। थैंक यू सो मच। अ, आप सुनाएँ कैसी हैं? बहुत अच्छा मैं प्रोग्राम बिल्कुल जा रहा ठीक है, हूँ बहुत प्यारी नाहिद। लग रही है। थैंक यू सो मच, और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बस हमने पिंक ज़रा-सा पहना हुआ है ना, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा नाहिद, चूँकि हमारा फॉर्मेट ये होता है, वैसे तो मैं अब मज़ीद भी आपका तारुफ़ करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ़ खुद करवाएँ। आप ऑब्वियसली किस इलाके से हैं? कब से जर्नलिज़्म कर रही हैं? कौन-कौन से इदारों में आपने काम किया है और किन बीट्स को कवर करती हैं? थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरा नाम नाही जहांगीर है और बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो शब-कदर से है। बाय कास्ट मैं मोमंत हूँ। और जर्नलिज़्म मैंने 2006 में जर्नलिज़्म में एडमिशन लिया था, तो बस उसी से अपना सिलसिला शुरू कर दिया अ, एज़ अ न्यूज़ कास्टर पीटीवी से। पश्तो में मैं न्यूज़ पढ़ती थी लोकल लैंग्वेज में, और जब मैं ऑन ईयर हुई तो वो एक अलग इश्यू बन गया था कि जहांगीर की बेटी उसमें होगी, हुजरों में आएगी और स्क्रीन पे मर्द देखेंगे, और हम हुजरे में होंगे तो कहेंगे ये फलाँ की वो है, भतीजी है, भांजी है। तो वो भी एक था कि बहुत ही लोग तनकीद कर रहे थे। लेकिन बाबा ने परमिशन क्योंकि दी थी, तो उसने कहा बस छोड़ दे, जब आपने काम करना है तो अपने काम पे फ़ोकस करो, लोगों की बातों पे नहीं। और आपने प्रूव करना है कि अ, कोई फ़ील्ड बुरा अच्छा नहीं होता, लोग अच्छे-बुरे हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद रेडियो पाकिस्तान जॉइन किया, फिर आप लोगों की उससे शाइस्ता की वजह से मैं यूएस गई, वो अलग कहानी है। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क जॉइन किया और मुख्तलिफ बीट्स पे काम किया, उसमें ज़्यादातर मैंने फीमेल्स इश्यू पे, रिलीजन और बच्चों पे जिनसी तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस जो है, उस पे बहुत ज़्यादा काम किया, एजुकेशन पे, तो इसी पे काम किया। अच्छा नाहिद, तुम्हारा तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सफर है ना, जैसे ही शुरू हुआ, मतलब अभी वो सर मुंडवाते ही ओले पड़े वाला हिसाब है। मतलब जैसे ही आपने न्यूज़ कास्टिंग का आगाज़ किया और आपके ऊपर जो है वो लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, लेकिन आपने देखा कि आपके बाबा ने आपको सपोर्ट किया। तो कुछ इस सफर जी, के जी। बारे में बताइए, क्योंकि 2006 से लेकर 2023 चल रहा है, तो ये एक बहुत लंबा सफर है। क्या-क्या कुछ देखा, क्या चीज़ें ऐसी जो कि अभी भी याद आती हैं, तो उसके ऊपर आपको एक एक खुशी भी होती है और साथ में आपको कभी एक रंज का एहसास भी होता होगा? खुशी उस बात पे बहुत हुई थी जब मैं ऑन ईयर हुई थी, टीवी पे आई थी। तो अजीब-सा भी लगा और खुशी भी बहुत हुई थी कि मैं स्क्रीन पे ऑन ईयर हुई थी। किसी को नहीं पता था कि मैं न्यूज़ पे ऑन ईयर हो रही हूँ जिस दिन। जिस टाइम मैं ऑन ईयर हुई तो उस दिन पीटीसीएल हुआ करता था हमारे घर में, 2006 की बात मैं कर रही हूँ। तो बहुत से लोगों ने कॉल्स की हमें, मेरे बाबा को कॉल की, फैमिली वालों ने की। अभी जो लड़की ने पश्तो वाली न्यूज़ पढ़ी वो नाहिद ही थी।
تو उसने कहा हाँ वही थी, तो फिर उसके बाद तनकीद हो कि ये अच्छा नहीं है और ये वो ना। तो बाद लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि हमें अच्छा लगा कि चलो जिस मकसद के लिए आपने अपना गांव छोड़ दिया था कि मेरी बेटियां जो है वो पढ़ लिख लें, तो शायद आज वो मकाम आ गया कि आप उनको उस मकाम पे देख सकते हैं। तो वो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन दुख भी होता था क्योंकि फैमिली में अक्सर लोग जब मिलते थे शादी ब्याह में या वे फंक्शन में या घर आते थे, तो साथ में ये भी कहते थे कि जब लड़की स्क्रीन पे आती है तो अच्छा नहीं है, अ, यानी वो अच्छी लड़की नहीं होती, इनडायरेक्ट इस तरह बात होती थी क्योंकि हमारा कल्चर और कराची और लाहौर इस्लामाबाद जरा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू केपी। फिर बलूचिस्तान। यहाँ कबायली इलाका जात से ताल्लुक, तो वो जरा ज्यादा क्रिटिकल था। लेकिन अब खुशी इस बात में थी कि मुझे अवार्ड मिला, मुझे न्यूज वालों ने वो किया, मैं यूएस गई, फिर दुबई गई, फिर जो अवार्ड मिला तो लोगों ने इंटरव्यूज किए, फिर सोशल मीडिया पे चला। तो बाद जगह पे जब मुझे सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो फेसबुक पे मैं आती हूँ या मैं किसी न किसी स्टोरी के हवाले से लोग मुझे जानते हैं, या अगर वो लोग बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा नाहिद, वो वाली नाहिद, तो वो आपकी वो है। तो फिर इस बात पे वो लोग भी फखर अब महसूस करते हैं, यानी इतने सालों बाद वो कहते हैं कि नहीं, हाँ आपकी बात सही थी, आपके बाबा की बात सही थी, कोई फील्ड बुरा अच्छा नहीं होता, इंसान अच्छे बुरे हो सकते हैं। लोग प्राइड तो लेते फिर हैं उनको भी आपसे फखर होता एसोसिएशन है। की। जी जी जी। तो वो भी खुश होते हैं कि हाँ वो तो मेरी भतीजी है, हाँ वो मेरी बांजी है, तो इस पे खुशी महसूस वक्त करते हैं। वक्त जो है वो एक सा नहीं रहता और बहुत मस्बत चीजें, लेकिन ये कि यहाँ पे आपकी एक कंसिस्टेंसी मैटर कर रही थी, आपकी फैमिली का जो एतमाद था आपके ऊपर, वो मैटर कर रहा था। ना ही जब हम अपने मीडिया हाउसेस की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे खवातीन के लिए या मर्द सहाफियों के लिए भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। तो आपको जब ओक्लाहोमा जाने का मौका मिला, क्योंकि ये हमारा जो अक्स का ये 3 हफ्ते का प्रोग्राम था जिसमें हमने यहाँ से जो उर्दू जर्नलिज्म से वाबस्ता जो खवातीन हैं और मर्द सहाफ़ी हैं, उनको जब अमेरिका भेजा और वहाँ की वो 3 स्टेट्स में रहे, तो वो आपका कैसा एक्सपोज़र रहा और उसने आपके करियर को किस तरह से एनहांस किया? बिल्कुल, जब मैं यूएस के लिए सेलेक्ट हुई तो वो एक अलग मेरे लिए एक सक्सेसफुली वो कह सकते हैं कि एक वो था कि मैं शायद इस काबिल हो गई हूँ कि लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया यूएस जाने के लिए, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है और बहुत से बड़े बड़े लोग अप्लाई करते हैं और फिर सिलेक्शन होती है। लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे डायरेक्ट सेलेक्ट किया गया, इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं किया गया और मैं चली गई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपोजर अगर आप कहें तो उधर ही से स्टार्ट हुआ और उधर ही से कॉन्फिडेंस लेवल मेरा जरा बढ़ गया, मुख्तलिफ लोगों से मिली, वहाँ पे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से मिली, ऑर्गेनाइजेशन गई, वहाँ के कल्चर और एक्सचेंज और बहुत सी बातें हमने डिस्कस की। और सबसे अहम बात जो वहाँ के एक जर्नलिस्ट, अब मुझसे नाम भूला हुआ है, काफी टाइम हो गया, उसने एक बात कही, वो मैंने अपने जहन में रखी हुई है और आज भी है मेरे जहन में। वो बता रही थी मुझे कि कभी भी ये अपने जो है एम से पीछे ना हटो, हुँ, इस बात से कि मैं खातून हूँ या मैं एक लड़की हूँ और हमारे यहाँ मसाइल हैं, मसाइल हर जगह पे हैं फीमेल के लिए। अगर मैं यूएस में रहती हूँ तो यूएस के हिसाब से मेरे लिए मसले हैं, अगर मैं डेवलप्ड कंट्री में रहती हूँ तो उस डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड मसाइल है मेरे सामने। और अगर आप जरा कहती हैं कि जरा पसमानदा इलाके से हूँ ये वो, तो उस हिसाब से छोटी छोटी जो है वो चीजें होंगी जो आपके लिए हार्डल्स हैं, मेरे लिए बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो आगे जाओ, पीछे ना देखो कि मैं एक खातून हूँ। हाँ, ये एक बड़ी मस्बत बात होती है ना कि जब आपको सामने वाला ये बोले कि हमें ऐसा लगता है ना, हम तो ख़ैर वो जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही बहुत से मसाइल हमें देखने पड़ते हैं। उस वक़्त तो शायद हमारा इतना ज़हनी शऊर नहीं होता, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ हमारे लिए जो है वो एक एक तरह हमें लग रहा होता है कि अच्छा ये एक जंग हमने पार कर लिया, अब एक दूसरा स्टेप आ गया। मतलब खुद सोचें ना कि केपी जैसे इलाके के अंदर भी मीडिया से वाबस्ता होना और मीडिया के अंदर आना, और 2006 मेरा ख्याल है कि जब हम बात करते हैं उस ज़माने में तो प्राइवेट मीडिया 2002 में शुरू हुआ था।
تو تب اتنی زیادہ ایکسیپٹنس نہیں تھی کہ اچھا لڑکیاں جو ہے وہ اسکرین پہ آ سکتی ہیں. اور پھر جب ہم پشتون معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مائل سٹون رکھتا ہے اپنے اندر ہی. ناہید، آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے لیے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز بہت زیادہ ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ جو فرسٹ فیمیل والا جو ایک ٹیگ آپ کے ساتھ لگا تھا کہ آپ نے فیس بک پر لائیو آپ گئی تھی، وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ سوری، اگر آپ ریپیٹ کریں ذرا، آپ کی آواز کٹ رہی آپ ہے. نے سوری، کہا یہ کوشچن نہیں ذرا نہیں نہیں اٹس آلرائٹ، میں ریپیٹ کر جی. دیتی ہوں. آپ نے کہا تھا نا کہ فرسٹ فیمیل جو سوشل فیس بک پہ لائیو آپ گئی تھی، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ہاں، سوشل میڈیا پہ کے پی کی اگر آپ کا ہے تو میں فرسٹ ہی ہوں جو میں نیوز پریزنٹ کر رہی تھی ٹرائبل نیوز نیٹ ورک سے. میں جب آن ایئر ہوئی تو بہت سے لوگوں نے، یعنی 80% ایسے میسج آئے تھے کہ جس سے میں بہت رو پڑی تھی. اور نیوز پڑھنے کے بعد وہ میں دیکھ رہی تھی وہ میسیجز کہ یہ وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، لوگ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ وہ پشتوں کی عجیب عجیب گالیاں مجھے دی گئی تھی کہ ایک پختون کلچر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ یہ کام کر رہی ہے یہ وہ. بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم جب اسکرین پہ آتے ہیں تو لوگ ہمیں شوبز سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. جرنلزم اور شوبز جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں. میں شوبز کو بھی برا نہیں کہتی، وہ بھی ایک الگ ٹیلنٹڈ لوگ اس میں آتے ہیں، الگ فیلڈ ہے. لیکن جرنلزم الگ چیز ہے، ان کو مکس کر دیتے ہیں. ٹیکسٹ کر تو دیں. پھر میں نے کہہ دیا تھا، ہاں، پھر میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں نیوز نہیں پڑھتی یہ وہ. تو پھر وہاں کے جو باس ہے سید نذیر صاحب، اس نے مجھے بٹھایا، اس نے مجھے تسلی دی، پھر کہا کہ دیکھیں ناہید، یہ اس میں اگر 80% ایسے میسیجز ہیں تو 20% ایسے بھی ہیں. اور آپ اگر میں کہوں تو 80% میں 50% جیلیسی ہے، فیلڈ جیلیسی بھی ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ بندہ آگے جائیں. دیکھیں اس میں بہت سے فارنر نے بھی اس پہ کمنٹس کیے ہیں یہ وہ، اور اس چیز سے آپ پاپولر ہو جاؤ گی، آپ اپنا ٹیلنٹ لوگوں کو پہنچا سکتی ہیں کہ ہاں کے پی میں بھی ایسی خواتین ہے جو اس ماحول میں بھی کام کر سکتی ہیں. لوگوں اچھا، کو چھوڑ دیں، آپ وہ کر دیں. تو پھر اس کے بعد ذرا تسلی ہوئی، اور پھر بعد میں جب پڑھتی تھی تو باہر کے لوگوں سے لوگ وہ کرتے تھے، کانٹیکٹ اپریشیٹ کرتے تھے، تو پھر خوشی ہوتی تھی. پھر اچھا میں تو نے کہا کہ میں اس وقت کیوں خفا ہوئی تھی. ہاں، تو یہ آڈینس انگیجمنٹ تو ہمیشہ سے ایسی رہتی ہے. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ الجھ جاتی ہیں ان لوگوں سے یا اوائڈ کرتی ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین نے مطلب چونکہ obviously ہمارے لیے آڈینس کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو آپ کی آڈینس انگیجمنٹ پھر آپ نے کیسے رکھی؟ پھر تو ایسا تھا کہ زیادہ تر ہم نے میسیج وہ سیکیور کر لیا، یہ چیزیں رکھ لی کہ ہم ذرا چلو ایسے ویسے میسیج ہو تو وہ میں نہ ہی دیکھوں تو بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آڈینسز کے جو میسیجز آتے ہیں، بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ ورڈ ایسا نہیں. تو یہ ہے اگر پازیٹیولی ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو فیڈ بیک جو ہے جلدی مل جاتا ہے آپ کے کام کے حوالے سے، جہاں جہاں کمیاں ہیں ان کے حوالے سے. تو پھر میں دیکھتی ہوتی تھی، اور اگر آڈینس سے کوئی چیز آ جاتی تھی کہ آپ نے یہ وہ اس طرح کرنا ہے یا اس چیز پہ بولنا ہے، تو وہ ہے کہ میں نے اس کو وہ مینج کر لیا کہ چلو ہاں یہ چیز تو پازیٹیو ہے یہ، اور جو سکلز ہے وہ امپروو ہو رہی ہے آڈینس کی وجہ سے. تو یہ بھی ہے. یعنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ پازیٹیو کے اوپر زیادہ فوکس تھا. اچھا ناہید، جی جی جی. ایک صحافی کے لیے اس کے کام کی ریکگنیشن بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں پھر آپ کو اوارڈ بھی ملا تھا. اٹ واز کیش منی جی اگر میں غلط جی نہیں جی. ہوں. تو کچھ اس اسٹوری کے بارے میں بتائیں، وہ اسٹوری کیا تھی، کیا پروسیس تھا، کس طرح سے آپ نے وہ انویسٹیگیٹو اسٹوری کی؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پرائیویٹ میڈیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز لے کر آئیں. بس جو ہوا اس کو سامنے رپورٹ کر دیتے ہیں. تو کچھ اپنی سٹوری کے بارے میں بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ سٹوری کی؟ اچھا، مجھے جب فیلوشپ ملا پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی جانب سے، تو
उनमें हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए और ओवर चीमा साहब ने उसको बहुत ही वो किया पॉलिश और वो किया, बहुत सी चेंजेस उसमें की और उसको एंगल दे दिया कि आप इस एंगल पे वो करें, अगर शुमाली वजीरिस्तान पे आप स्टोरी करती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि कबायली इलाका जात में जो पानी का इशू है, इस पे अगर आप बोलती हैं तो ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। वहां से चीजें तो मैंने ली, लेकिन उस पे इसको करने में भी काफी मुझे मसाइल का सामना करना पड़ा, वहां के लोगों को के साथ कांटेक्ट होना और ये वो। और इन दोनों जरा हालात भी ऐसे थे कि अगर हम 2 दफा कॉल करते वजीरिस्तान तो तीसरी दफा पे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती थी, तो वो अलग थी। खैर जो पानी पे था वो तो मैंने कर लिया था, बच्ची से बात की, उसने कहा कि बहुत पश्तो में बहुत जबरदस्त अल्फाज में उसने मुझे कहा कि जो बो डकी कमाओ का जो स्कूल हुए कि मैं पानी भरूं या मैं स्कूल जाऊं ना, तो उसने कहा मैं छोड़ दूंगी अगर यही हालत रही हमारे, क्योंकि मैं जब जब से स्कूल से आती हूँ तो खदीजा नामी शायद लड़की थी, तो उसने कहा कि मैं जब स्कूल से आती हूँ अम्मी कहती है जाओ पानी भरो ना, तो वो भी था, वो हो गई थी वो स्टोरी। लेकिन जो शुमाली वजीरिस्तान पे मैंने की थी एजुकेशन पे, तो उसमें एक फातिमा बच्ची थी, उसका कांटेक्ट मुझे मिला वालों का, तो फिर उससे बात हुई। तो उसने कहा कि सुबह के टाइम मैंने जब कॉल की 10 बजे, तो मैंने कहा मैंने इस तरह ये बच्ची से बात करनी है, तो उसने कहा ठीक है वो जब आएगी स्कूल से तो आप बात कर लें उनसे। तो फिर मैंने कहा कब तक आती है, उसने कहा कि वो तकरीबन 1 तक आ जाएगी। ठीक है, 1 बजे मैंने उसको कॉल की दोबारा, तो उसने कहा कि वो अभी तक नहीं आई क्योंकि कर्फ्यू है और कुछ पता नहीं वो कब आएगी, और मुझे स्टोरी फाइल करनी थी क्योंकि वो डेडलाइन आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं फिर बाद में करती हूँ। फिर मैंने शाम 5 बजे उनको कॉल की, उसने कहा अभी तक स्कूल से नहीं आई, वो अभी तक स्कूल से नहीं आई 5 बजे। फिर मैंने 6 बजे कॉल की, फिर 7 बजे मैंने कॉल की शाम को, तो शाम 7 बजे उस बच्ची ने खुद फोन उठा लिया, उसने कहा बाजी अस्सलाम वालेकुम। तो जब उसकी आवाज आई तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी आवाज है, तो मैंने कहा आप, उसने कहा मैं फातिमा हूँ, लेकिन ये था कि बहुत कॉन्फिडेंट था उनमें, शायद हालात की वजह से बहुत सख्ती थी उसमें। तो उसने मुझसे बात की, फिर मैंने कहा क्यों आज बहुत लेट आई हो, तो उसने कहा हाँ क्योंकि मैं सुबह भी वक्त से पहले गई थी स्कूल, कर्फ्यू की वजह से। सुबह 8 बजे कर्फ्यू लगना था और मैं 7 बजे पहुंची हूँ, 7 बजे पहुंची और मैं 7 बजे तकरीबन पौने 7 के इस तरह मैं घर पहुंची हूँ कि मैं स्कूल में ही थी, क्योंकि कर्फ्यू ने खत्म होना था तो फिर मैंने आना था। और मैंने कहा आप तो बहुत छोटी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, उसने मैं चौथी क्लास में पढ़ती हूँ। क्यों, छोटी सी नन्ही सी आवाज। तो मैंने कहा डर नहीं लगता, उसने कहा नहीं पहले लगता था अब नहीं लगता। सुबह गई हूँ और उसने काफी डिस्टेंस मुझे बताया कि मैं यहाँ से वहां तक पैदल जाती हूँ स्कूल, लेकिन यह है कि फिफ्थ के बाद अब मैं चौथी जमाती हूँ, जैसे मैं फिफ्थ में पढ़ लूंगी तो मैं छोड़ दूंगी। मैंने कहा "आप क्यों छोड़ेंगी", उसने कहा बस अब मैं सख्त हालात में नहीं पढ़ सकती, क्यों प्राइवेट वो नहीं है, हालात नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ूं, और गवर्नमेंट स्कूल दूर है। और मुझे तकरीबन कहती हैं मैं तो आज जल्दी आई हूँ, कभी कभार हमें 9-10 बज जाते हैं स्कूल में, 9-10 बज जाते हैं स्टार्ट के, और फिर हम आते हैं। तो बहुत मुझे टेंस किया कि देखें ऐसी हालात में, ऐसे हालात में बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए ऐसी छोटी बच्ची को। बिल्कुल। हमने भी तो एक कहानी थी जिससे मुझे बहुत वो टेंस बहुत किया कि मोटिवेट। ज्यादा ऐसी सहूलियतें पानी हैं। की कहानी ना हमने भी काफी ने एक बहुत बड़ी सीरीज की थी जिसमें हम इसी तरह खवातीन की जो कहानियां हैं वो सामने लेकर आते थे। और उसमें सबसे जो दिल को लगने वाली बात थी ना वो ये थी कि वो पानी लेकर तो आती थी बट वो यूजेज में या तो घर के होता था या मर्दों के यूज में आती थी, वो खुद उसको इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा कतराती थी। तो ये थोड़े मसाइल हैं जिसपे, और वही वाली बात है कि यू बीइंग फीमेल जर्नलिस्ट आपको मौका मिला इंटरैक्ट करने का कबायली इलाकों की खवातीन से, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीडिया में बहुत कम खवातीन हैं। और फिर हमने देखा है कि कबायली इलाका जात में जहाँ पे हमने और चैलेंजेस की बात की, वहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है जिसके बायस लोग वहाँ इतने आराम से नहीं जा पाते। तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि उन तक पहुंचा कैसे जाए ताकि उनके मसाइल भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ सकें? आपकी नजर में कोई ऐसे हैं कि आप वक्तन फवक्तन इस तरह की स्टोरीज करें जिसमें
तौलीदी सेहत हो सकता है, उनकी एजुकेशन का आपने खुद इतना ज़बरदस्त पीस था जिसमें आपने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू शामिल किए, फिगर शामिल किए, एक बहुत ही ज़बरदस्त जो था ये आर्टिकल था। तो इस तरह तो ख़वातीन के तौलीदी सेहत के हवाले से भी बहुत से मसाइल होते हैं और आपको पता है कि एक मेल सहाफ़ी उस तरह से ख़वातीन को नहीं इंटरैक्ट कर सकता। तो कोई हैं ऐसे प्लान्स आपके कि गाहे-बगाहे आप इस तरह की स्टोरी सामने लेकर आएँ? बिल्कुल, आपने बात की सेहत भी एक बहुत ही वहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। मैं आजकल लीडिंग हॉस्पिटल में होती हूँ, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो वज़ीरिस्तान, स्वात और दीर सॉरी मोमंद, बाजवर से आती हैं, जो कबायली इलाका जात है। और फिर उनके चांसेस ख़ास करके डिलीवरी के बाद सेहतमंद रहने के या बच जाने के तकरीबन 5% चांस रहता है, 5%। क्योंकि वहाँ पे कोई भी इस तरह की वो नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, दूसरी बात ये है उनके उनमें अवेयरनेस नहीं है। वही ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, मैंने बहुत सी ख़वातीन से बात की है, तो वो वही पानी लेने के लिए भी जाती है, बाल्टियाँ भर-भर कर लाती है, ठीक है? और वहाँ पे कल्चर भी यही है कि लकड़ियाँ भी खातून ही लेकर आएगी। आप भी हैं, आपको भी पता है, सबको पता है क्योंकि ये जो लकड़ी वगैरह का काम है वो भी ख़वातीन करती हैं, पानी भरना वो भी ख़वातीन का काम है। वहाँ की ख़वातीन से जब मैं बात कर रही थी पानी के हवाले से मैंने कहा क्यों मर्द क्यों नहीं लेकर आते? तो उसने 2 वजह मुझे बताएँ। एक ये कि एक तो ये है कि यहाँ के मर्द जो है वो मज़दूरी पे जाते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, घर पे नहीं होते। दूसरी अहम बात ये है कि वहाँ पे जो वो कुआँ है या ट्यूबवेल है, जो भी है, वहाँ ख़वातीन ही आती हैं। ख़वातीन ही को जाना पड़ता है क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि बस एक कल्चर बना हुआ है कि खातून ही जाएगी तो वहाँ फिर मर्द एक मर्द किस तरह जाएगा उनके अंदर ना। तो इस तरह हेल्थ के हवाले से भी ख़ासकर डिलीवरी उसमें ज़्यादातर ख़वातीन मर जाती हैं या कोमे में चली जाती है। एक आई थी उससे बाजवड़ से और उनकी फैमिली से मैं मिली थी। उसने कहा कि ना उसकी जो सारा जो हिस्ट्री उसने देख लिया डॉक्टर ने, उसने कहा ये नॉर्मल डिलीवरी थी। लेकिन वहाँ पे जो दाई सिस्टम है या मेड जो सर्विसेज़ है, उसने उनको इतना ख़राब किया था कि वो कोमे में चली गई थी और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए दुआएँ करें क्योंकि ये अब नहीं बच सकती। डिलीवरी के दौरान जो पेन उनको होते हैं और जो उनका दिमाग जिस टाइम सुन्न हो जाता है और जो रगें हैं वो मुर्दा बन जाती हैं, तो हेल्थ में या मेडिकल साइंस में दिमाग को ज़िंदा करने के लिए कोई वो नहीं है, आला नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहते हैं ये 89% 90% ख़वातीन इस तरह कोमे में चली जाती हैं, अगर उनको बरवक़्त हेल्थ फैसिलिटी ना मिले तो। अगर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएँ पेशावर में या जहाँ पे हैं, लेकिन आप वाली बात कि वहाँ की ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए हमने स्टोरीज़ करनी होगी, उन ख़वातीन से मिलना होगा। हो सकता है हमारी स्टोरी की वज़ह से उनको कोई रिलीफ मिल जाए क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है जैसे एक स्टोरी बनती है डिटेल इन्वेस्टिगेटिव टाइप और उसमें वहाँ की वॉइसेस होती है, लोकल वॉइसेस हो ख़वातीन, तो जल्दी उस पे जो है काम अमल शुरू हो करते हैं जाता लोग, है। लोग जो है वो हाँ, अट्रैक्ट भी होते हैं और लोग लोग हाँ, लोग बात उसको जी, लोग उसको मानते भी हैं कि ये हमारे लिए बात हो रही है क्योंकि आप लोगों का जो ट्राइबल बिल्कुल। न्यूज़ नेटवर्क है, आप लोगों का हुँ, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी बिल्कुल। वजह से मैं हाँ, आपको बिल्कुल। ये बात अगर गवर्नमेंट से बात नहीं आती तो ज़ाहिर है असर रसूख वाले लोग ज़िर बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें डिटेल दो, हम एक ट्यूबवेल का बंदोबस्त कर लेंगे या हम एक वो कर देंगे, डॉक्टर अरेंज कर देंगे, हेल्थ कैंप लगा लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर मीडिया पे चीज़ें हाइलाइट हो, तो फिर जल्दी उस पे फीडबैक भी आता है और पॉज़िटिव और फीडबैक। एक्शन भी हो जाता है। नाहीद आखिरी जी, जाते-जाते बहुत शुक्रिया एक तो नई एस्पायरिंग जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए क्या एक एक पैगाम जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और वो अगर इस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें जो ताकि उनको हो कि हमारी सीनियर्स जो हैं उन्होंने इससे ज़्यादा गंभीर सूरत-ए-हाल में काम किया है और ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उनको कहूँगी एक तो अगर वो जर्नलिज़्म फ़ील्ड यानी अगर वो स्टडी कर लेती है जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ तो उनको ज़रूर आना चाहिए फ़ील्ड में। सख्ती हर फ़ील्ड में स्टार्ट में होती है, ये नहीं है कि बंदा आ जाए और वो अगर 2006 से अभी तक आप देखें तो कितने साल हो गए हैं अब लोग मुझे पहचानते हैं।
तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आप वाली बात कि हमारे ज़माने में पीटीवी हुआ करता था, फिर 2002 में चैनल्स आए और ये वो। अब तो बहुत ही सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं मीडिया में। अगर आप में टैलेंट है, तो बहुत कुछ कर सकती हैं प्राइवेट मीडिया से, सोशल मीडिया, दूसरी डिजिटल फार्म्स हैं, वो रिपोर्टिंग है, अपना यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं। अगर आप में वो है, गट्स है, या आप में वो टैलेंट के साथ-साथ शौक भी है, तो हर्डल से ना घबराएँ, क्योंकि हम जब कबायली इलाका जात से आके वो हो गए हैं, लोगों ने हमें मान लिया है, तो आप लोग तो इस दौर के बच्चे हैं। ज़्यादा सख्ती नहीं है। अगर 80% तो हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, साज़गार हो गए। मीडिया एक्सेप्टेंस आप वाली बात कि आ गई है 2002 के बाद, क्योंकि पीटीवी में जो खातून आती थी, तो बाहर लोग देखते थे, तो बिल्कुल पे आवाज़ें कसते थे कि ये तो टीवी वाली खातून है और ये अजीब-सी। तो वो लोग जो है वो हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए मीडिया के हवाले से। तो बहुत थैंक लोग यू सो एक्सेप्ट मच करते हैं, नाहीद, रिस्पेक्ट वो करते हैं। आप वाली बात कि थैंक कंसिस्टेंट रहना है और अपने आप को मनवाने के लिए आपको ये जी, छोटी-छोटी जी। बातें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी, जी। आपका, अगले हफ्ते थैंक फिर यू। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह थैंक यू सो मच।